अब जो है अगले बिंदु पर हम लोग चलते हैं। अगला जो बिंदु 11वां, इस पे ध्यान दीजिए कि उत्पादन और तथा स्टॉक नियंत्रण सुविधाजनक हो जाएगी और प्रभावशाली हो जाएगी। उत्पादन का अर्थ होता है कि आपने जितना प्रोड्यूस किया है और कितना स्टॉक की आगे ज़रूरत है, कितना अपने पास रखना है, कितना आगे बढ़ाना है, ये आपका काम अच्छे से हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब देखिए, स्टॉक डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके से परचेज डिपार्टमेंट के। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम, अगर मान लीजिए उनके पास स्टॉक भरपूर है और उनका काम जो है वो बेहतरीन ढंग से चल रहा है, ठीक है, तो उनके उस विभाग का मतलब परचेज डिपार्टमेंट का भी काम बेहतरीन हो जाएगा, सिर्फ किसकी वजह से, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। तो क्रय विभाग जी की जो कार्य कुशलता है उसमें वृद्धि होती है। अब अगला जो पॉइंट है, बाजार में प्रतिस्पर्धा रहेगी। बिल्कुल, स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा तो हर आदमी सोचेगा कि वैसे अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाना होता तो सारी कंपनियां कोई अलग वो बनाता साइज़ का, कोई अलग साइज़ का बनाता, कोई अलग साइज़ का बनाता। लेकिन जब एक बार स्टैंडर्डाइज करिए कि आपको किसी गिवन प्रोडक्ट को इतने ही साइज़ में बनाना है, तो इससे वो अपने क्वालिटी पे ध्यान देगी, ना कि वेरिएबिलिटी पे। वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी तो क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इससे क्या होगा कि जो कंपटीशन है वो हेल्दी हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। अब जो कंपटीशन है वो बनी भी रहेगी, मतलब बहुत देर तक बनी रहेगी। अब सारे लोग क्या चाहेंगे कि हमारा जो सामान है वो अच्छा बनाएं और सस्ता भी बनाएं। इम्पोर्टेंट ये भी कि गिवन क्वालिटी का बनाएं और लो कॉस्ट पे बनाएं। ये दोनों बातें उनको ध्यान देनी पड़ेगी, उसी से उनका क्या होगा, बिक्री बढ़ेगा या लोग इसको क्रय करेंगे। अगला बिंदु देखें, 14वां, उपकरणों की फेर बदल करनी हो। मान लीजिए कोई उपकरण जो है वो समय के साथ कई उपकरण खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो पूरा का पूरा अगर हम उस यंत्र को ही बदलें, उसको कुछ भाग को बदलना हो तो बड़ा आसान है कि ठीक कम पैसा लगेगा, बदल जाएगा। लेकिन एक उस भाग की वजह से अगर पूरा यंत्र बदलना पड़ जाए तो ये आपके लिए क्या है, ख़राब बात है। और ख़राब बात का नाम ये भी है कि आपको अधिक क्या देना पड़ेगा, पैसा लगेगा उसको बदलने में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप बेहतर ये है कि आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाएं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को बदलने में दिक्कत कम आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपको उस साइज़ के अवेलेबल होंगे मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल्ट की बात करते हैं, 2 इंच 3 इंच 4 इंच इस हिसाब से बोल्ट बनते हैं। वही 2 इंच 4 इंच की जगह कोई कंपनी जो है वो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बना लेंगे। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों के स्टैंडर्ड्स में अलग है, तो जो कंपेटेबिलिटी है, जब रिप्लेस करना होगा उस पार्ट की तो दिक्कत आएगी, या तो वो छोटा हो जाएगा ना तो बड़ा हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट में सबसे फायदेमंद काम क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का। अब रिप्लेसमेंट पहले मान लीजिए अधिक कॉस्ट लग रहा था, रिप्लेसमेंट का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उत्पादन में जो ब्लॉकेज आ रहा था उस रिप्लेसमेंट की वजह से वो भी कम होगा, ब्लॉकेज कम होगा। कैसे कम होगा, जल्दी से आप बदल देंगे, स्टैंडर्ड पीस आपका पार्ट रहेगा स्टैंडर्ड, अगर तो आसानी से मार्केट में उपलब्ध रहेगा, आसानी से उपलब्ध रहेगा तो जल्दी आएगा, आपका प्रोडक्शन नियमित रूप से चलता रहेगा। अब अगला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुण नियंत्रण में
आसानी हो जाती है। गुड़ का मतलब तो क्वालिटी कंट्रोल, बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिज़ायर्ड क्वालिटी पर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट नहीं दिए तो वो उसको नहीं खरीदेगा। उसको नहीं खरीदेगा तो अल्टीमेट क्या है, कंपनी का घाटा होगा। कंपनी को घाटा होगा तो उसके लेबर्स को दिक्कत होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जो कंपनी को झेलनी पड़ेंगी। तो अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो जो क्वालिटी कंट्रोल आप करना चाहते थे प्रोडक्ट है कि इसको इतनी क्वालिटी का हमको मिले, वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइजेशन से बढ़ेगा। अगला जो पॉइंट है कि बहुत सारे मूल्यों में जो है कमी कैसे आ सकती है स्टैंडर्डाइजेशन से। अब आगे हम दिखाएंगे आपको कि स्टैंडर्डाइजेशन से कैसे मूल्य कम होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इनइफेक्टिव टाइम है, उसके अलावा जो इनएफिशिएंट मूवमेंट है किनका, लेबर्स का, श्रमिक का, किसी भी प्लांट या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, वो स्टैंडर्डाइजेशन से कम हो जाता है। तो इनडायरेक्टली काम कम होगा तो लेबर भी कम लगेंगे। किसी काम को कभी 5 लेबर लग रहे थे, अभी पता चले इंजीनियर में 4 ही करना है, तो लेबर कम तो लेबर कॉस्ट भी कम होंगे। तो ऐसे देखा आपने कि लेबर कॉस्ट कैसे कम लगती है। अब प्रत्यक्ष व्यय का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हमारा इरेगुलर वर्क प्रोसेस है तो उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो अधिक लगेंगे। कोई सामान इस्तेमाल हो रहा है, उसका वो बार बार इस्तेमाल होगा, और स्टैंडर्डाइज रहेगा तो उस सामान को बर्बाद होने या फिर वेस्ट होने की चांसेस भी कम रहेंगे। तो इससे आपका जो सामान है वो ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। 2 तरह के एक्सपेंसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लगभग कॉस्ट होता है, सभी का परचेस कॉस्ट होता है, लैंड कॉस्ट, लेबर, ये सब कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में ग्रीस का काम, उसके अलावा भी जो मेंटेनेंस चार्ज है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, तो उसमें भी कमी आती है। अब ये दोनों कॉस्ट कम होंगे तो आपका कम इनपुट, अधिक आउटपुट मिलेगा, उतना ही इनपुट को, क्योंकि आपने कॉस्ट कैसे कम कर लिया, कम इनपुट देना पड़ रहा है आपको। तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब स्टैंडर्डाइजेशन में हम एक और फ़ायदा देख रहे हैं थे कि गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाती है, तथा गुणवत्ता के साथ साथ जो पैसा है या फिर जो कॉस्ट है, जो भी मूल्य है वो कम लगेगा। मूल्य कम लगेगा तो आपको सस्ता किफ़ायती सामान कोई भी चीज़ मिलेगा और गुणवत्ता तो वही बनी रहेगी। तो उचित दरों पर अच्छे गुण स्तर के उत्पाद हमको मिलेंगे। मतलब यह है कि एट इकोनॉमिकल प्राइस एंड ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी वी गेट आवर प्रोडक्ट। दिस इज द 17th point. Now consider on 18th की उत्पादकता में वृद्धि से कंपनी की साख भी। अब देखिए आजकल तो आपको क्वालिटी का ज़माना है। जिस कंपनी का क्वालिटी बेस्ट, प्राइस कम, एफिशिएंसी अच्छी, प्रोडक्टिविटी अच्छी, उस कंपनी का प्राइस अच्छा, लोगों को उस कंपनी को लेकर उनकी जो वो है एटीट्यूड बदले कि ये कंपनी अच्छी है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जो रेपुटेशन है उस कंपनी का मार्केट में वो बढ़ेगा कि हाँ, इस कंपनी के सामान खरीदें, आपको हमेशा ये सामान अच्छा ही मिलेगा। ठीक है।
अब जो है अगला पॉइंट देखते हैं 19वां, विक्रय नीति, प्रक्रिया तथा नेटवर्क का जो फिक्सेशन। अब इनको समझे। विक्रय नीति का मतलब होता है कि सेल पॉलिसी, कैसे बेचना है आपको, ठीक है, क्या प्रोसेस है, और कैसा नेटवर्क रहेगा उस सेल्स का। ये सब बात जो है इस स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। अब स्टैंडर्डाइजेशन से आपको जो प्रॉफिट मिलेगी उससे आपको अनिश्चितता नहीं लगेगी। मतलब यह है कि आज हो कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, रेपुटेशन भी अच्छी होगी, कंपनी को फ़ायदा भी होगा। तो अब यही चाहिए किसी को। तो जो अगर किसी कंपनी में ये दोनों नहीं है तो वहाँ के लेबर्स या वहाँ के श्रमिकों को लगेगा कि हमारा जो जॉब है वो खतरे में है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अनिश्चितता की जो भावना है उसको कम किया जा सकता है। किसके थ्रू? स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण, ठीक है। एक टर्म होता है व्यावसायिक दबाव और दूसरा होता है व्यावसायिक थकान। थकान का मतलब होता है कि उतने एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा, सिस्टम में थोड़ी स्लोनेस आ गई है, प्रोडक्शन रेट कम हो गया है, प्रोडक्शन प्रोसेस धीरे चल रहा है। ये जो टर्म है इसको व्यावसायिक थकान ही कहते हैं, तो कम होगा। अब अगला देखते हैं, जो भी उपलब्ध संसाधन है हमारे पास, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्पेशली उन रिसोर्सेज का जो इकोनॉमिकल यूज़ है वो हम कर पाएंगे। चूँकि हम गिवन इनपुट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट चाहेंगे, तो हमारे जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग हम बेहतर कर पाएंगे स्टैंडर्डाइजेशन से। अब आगे देखिए, उद्योग को अगर समन्वित करना है, मतलब उसको कंट्रोल, उसको कोलैबोरेट करना हो और नियंत्रित करना हो कि प्रोडक्शन जो है उसको समन्वित का मतलब होता है समन्वय। इसका अर्थ है कि समन्वय करना, उद्योग में समन्वय स्थापित रहे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच, ठीक है, और नियंत्रण भी बना रहे। ये दोनों काम, उद्योग के समन्वय और नियंत्रण का काम आसान हो जाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ मानकीकरण करने से। अब जो रोज के काम है, अगर रोज के काम करने में एक नियम बना दिया जाए, एक सेट ऑफ रूल, जैसा कि स्टैंडर्डाइजेशन में करते हैं, तो रोज के काम और उन पर जो कंट्रोल है, उनका ऊपर जो नियंत्रण है, वो आसानी रूप से और बेहतरीन से हो सकती है। अब भैया देखिए, इतना सारे फ़ायदे तो हैं ही, उसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ प्राप्त होगा। दोनों को, उत्पादक का ये है कि उसको उतना ही आउटपुट देने के लिए कम इनपुट लगेगा। कम इनपुट लगेगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा? सीधा का सीधा फ़ायदा डायरेक्ट उत्पादक को होगा। अब कम इनपुट लगेगा तो उसका प्राइस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। और क्वालिटी तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उत्पादक का फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको कम पैसा लगा, उपभोक्ता को भी हुआ क्योंकि उसको कम पैसे मिलेगा, तो कम पैसे मिलेगा। क्वालिटी भी क्या रहेगी,
क्वालिटी, डिजायर्ड क्वालिटी रेट हो, इंक्रीमेंट हो गई, तो ये दोनों के लिए लाभदायी टर्म। अगला कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, एम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। डिपार्टमेंट्स के भी आप लोग अपने कॉलेज में देखे होंगे कि विजन मिशन लिखा रहता है बड़ा सा। उसका कारण है क्योंकि हर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मिशन होता है कि कुछ गिवन टाइम में वो कितना प्रोग्रेस कर ले, वो अपना सेट करते हैं कि इतने टाइम में हम इतना हमको अचीव करना है, इतने दिन में हमें ये अचीव कर लेना है। तो उनके विजन मिशन को निर्धारित करना है अगर, ठीक है, कि आगे हमको ये करना, हमें आगे अपनी इतनी ब्रांच खोलनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो भविष्य को लेकर उनका लक्ष्य निर्धारण करने का तरीका है, किनका, मैनेजमेंट का या मैनेजर्स का। और भविष्य को लेकर अगर उनको ये तय करना है कि हमको ये काम करना है और इस समय ये काम करना है, तो ये सारे काम करने में स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प करता है। अब बहुत सारी प्रश्नावली आपको नीचे दी हुई है, जैसे उत्पादकता क्या है, आपको पढ़ाई दिया गया, उत्पादन से संबंध क्या है। तो पूरा संबंधित नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा अगला क्वेश्चन में ये है कि उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है और कैलोरी नहीं सकती, पढ़े लिखा। मैंने पहले ही बताया कि उत्पादन वृद्धि का मतलब बिल्कुल नहीं हो कि उत्पादकता बढ़ेगी। हो सकता है आपने क्या किया है कि इनपुट अधिक लगाए हैं तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपने अगर कम से कम इनपुट लगाए हुए थे और उत्पादकता बढ़ गई होती, तब ये बात सही रहती है। उत्पादकता परिभाषित की है निर्गत अपन निवेश, आपने पहले पढ़ा आउटपुट अपन इनपुट। अगला उत्पादकता को प्रभावित करने कारकों के बारे में पढ़ना है। तो अब आंशिक उत्पादकता मापन और समग्र उत्पादकता मापन को स्पष्ट करना। आंशिक मतलब एक किसी इनपुट फैक्टर को कंसीडर किया गया है, और समग्र का मतलब हो गया है कि किसी एक से बढ़कर किसी को। समग्र उत्पादकता का महत्व अलग है और आंशिक उत्पादकता का भी महत्व अलग अलग है। समग्र का ये महत्व है कि आप पूरे के पूरे फैक्टर्स पे ध्यान दे पाएंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको डेवलपमेंट में। अब उत्पादकता मापन के सीमाएं और लाभ मैंने बता दिए थे आपको देखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, श्रम उत्पादकता और पूंजी उत्पादकता में भी भेद करना, अंतर बताना। श्रम में कौन सा इनपुट रहेगा, लेबर इनपुट रहेगा या फिर मैन पावर इनपुट रहेगा। पूंजी उत्पादकता में जो आपका वो रहेगा वो कौन सा रहेगा कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, उसके डिजायर्ड आउटपुट पाएंगे। उत्पादन और उत्पादकता मैंने अंतर बीच में बनाया, देखिए बहुत बार पूछेगा आगे एग्जाम में। अब व्यवसाय वृद्धि को कैसे कम उत्पादकता प्रभावित करता है, इससे भली भांति आप परिचित हैं। उत्पादकता अच्छी नहीं होगी तो आपके व्यवसाय में क्या होगा, दिन प्रतिदिन कमी आएगी। अब निम्न उत्पादकता के कारण पूछा है, आपको बताया जाएगा है कि क्या कारण है कम या फिर लो प्रोडक्टिविटी में। अब विधियों को भी
विधि आपको मैंने पढ़ा दिया कि कौन कौन सी विधि है जिससे उत्पादकता बढ़ सकता है। अगला जो पॉइंट है उसमें है कि अगला जो क्वेश्चन है उत्पादकता सुधार में मानकीकरण, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे, किसके पॉइंट्स थे कि उत्पादकता बढ़ाने में स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण का कैसा योगदान है। उसकी हमने पढ़ा कि मानकीकरण क्या है। मानकीकरण के अलावा ये पूछा कि क्या क्या फैक्टर हैं या फिर कौन कौन से चीज़ें हैं जो मानकीकरण से बढ़ जाते हैं। विभिन्न 25 पॉइंटों को हम लोगों ने देखा है। अगला जो टॉपिक होगा वो वर्क स्टडी का होगा, कार्य अध्ययन का होगा।